चाय की चुस्कियों के साथ बैठे हैं। भैया जी आपके सामने हाजिर हैं। आज आप पूछ सकते हैं कि आज इतवार को भी आप क्यों आ गए। बस ये मोहब्बत आपकी है जो खींच लाई, वरना ऐसा थोड़ा ही था। लेकिन ठीक है, आज मैं दिल्ली में बड़े दिनों के बाद फुर्सत में था। मेरे पास भी एक दिन ही होता है बस, लेकिन आज मैं फुर्सत में था और मेरा था मन कि आज आपसे मुखातिब हुआ जाए, मिला जाए। तो लिहाजा सारे लोगों को जोड़ा। सारे लोगों से मतलब ये मेहमानों को जोड़ना पड़ता है, बाकी आप सारे लोग तो स्वयं आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आना हुआ? शास्त्री नगर से। शास्त्री नगर। आपका? नोएडा। नोएडा। भजनपुरा। भजनपुरा। हम कपासड़ा बॉर्डर से बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के रहने वाले हैं। कहाँ कब्ज खड़ा कैसे आए हैं? क्या नाम हो गया जी? राजू प्रसाद। जब तक तड़का न लगे तब मजा नहीं आता। आपकी याद आ रही थी और बस मैं सोच रहा था कि मुझे बस जाके आपसे एक बार कहना है आई लव यू। आप भी सोचेंगे अजब का आदमी है ये, एक दिन मिलता है उस दिन भी घर में नहीं बैठता। लेकिन सच ये है कि मुझे बातचीत के लिए आज आना था तो मैं आज आया हूं। अब वो तमाम सारे लोग जो आज शो में शरीक हो रहे हैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आऊंगा, आपके पास आऊंगा, जरूर आऊंगा। आपने एक बात कही वो मेरे कान में बैठ गई कि आप 6 से 7 बैठने नहीं देते हैं? व्यस्त करके रखता ये तो बहुत अच्छी बात है कि व्यस्त करके रखता हूं मैं 6 से 9 के बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ। मैं थोड़ा सा बातचीत कर लूं, उसके बाद मैं आपसे मुखातिब होता हूं। मैं बातचीत जोड़ता हूं आपसे। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अमित श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पंकज गुप्ता जी आज पहली बार मेरे शो में शरीक हो रहे हैं एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, थैंक यू सो मच। प्लीज जो पहली बार, गुप्ता जी खड़े रहिएगा, जो पहली बार हमारे यहाँ शो में शरीक होता है, एक रिवाज है हमारे यहाँ, सब जानते हैं क्या करते थे। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे जनाबे आली हुजूर कहाँ से आना हुआ? आगे आओ यार। नबी करीम से। अच्छा क्या नाम हो गया? मोहम्मद मजहर इमाम। मोहम्मद मजहर इमाम जी। अच्छा जनाबे अली, तो क्या काम करते हैं हुजूर? हम बैग का काम करते हैं। बैग का काम करते हैं। देखिए एक बात बता दें आपसे, काम कोई भी हो मेहनत लगती है, जिसमें पसीना गिरता है। ऐसा मत सोच लीजिएगा यहाँ सब बहुत बड़े 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 तिर्रम खा खड़े हैं। ना 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 ना, समझ है? सब मजदूर हैं। तो सब मजदूर हैं तो इस बात, हाँ बस अपने काम में, अपने हुनर पे, अपने हाथ पर भरोसा है, तो बाकी सब क्या है, बाकी तो सब तमाशा है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर टीना करमवीर जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। कहाँ से आना हुआ बेटा? बनारस से। ओम नमः शिवाय। तो क्या काम करते हो बेटा? मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। कहाँ पे? सेंट्रल सेक्रेटरीट में। सेंट्रल सेक्रेटरीट पे। तो आज संडे की तरह आगे मौका मिल गया तुम्हें ना, मैं क्योंकि मैंने तुम्हें देखा नहीं है यहाँ पे कभी। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। बातचीत होगी तो आपसे जुड़ेंगे। आप साहब कहाँ से आए? शास्त्री नगर। शास्त्री नगर से। क्या नाम है? सुनील शर्मा। सुनील शर्मा जी क्या काम करते हैं साहब? फुटवेयर का बिजनेस है। फुटवेयर का बिजनेस है। कैसा चल रहा है साहब काम? बस ठीक ठाक चल रहा है जी। अब कभी हमने किसी बिजनेस से पूछा हो, बिजनेसमैन से पूछा हो कि कैसा काम चल रहा है, उसने ये नहीं कहा कि बहुत, अरे बड़ा गजब का चल रहा है। किसी का नहीं चल रहा। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कहाँ से आना हुआ? पीतमपुरा से। पीतमपुरा। प्रीतमपुरा से। बहुत अच्छी बात। आज संडे को कैनॉट प्लेस का अलग रौनक होती। सैटरडे को तो मैं देखता हूँ, लेकिन संडे आज मुझे भी मौका लग रहा है, तो बहुत अच्छा एंजॉय करिए। जब तक मन हो तब तक रुकिए। क्या काम करती हैं? मैं कंसल्टेंट हूँ डिलॉयट में। अरे बाप रे, बहुत बड़ी कंपनी है भाई, उसमें कंसल्टेंट हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है कि आज आपका दिमाग एक जगह और भी लगा है, मैच होना है। अरे नब्ज ना पकड़ पाते तो आपने हमको ना जाने पकड़ के कहां छोड़ दिया होता। नब्ज मैं जानता हूं, बस मैं सारी भावनाओं की कदर करता हूं। पर्सनल एक मेरी भी है, बाकी आपकी भी एक पर्सनल रखते हैं हिस्सा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मैच मुझे मालूम है भारत ही जीत, ये भी मुझे मालूम है, ये भी मुझे मालूम है। बड़ी अच्छी T20 का जो टीम बनी है इस समय, टेस्ट की भी टीम है, सब कुछ बहुत अच्छी है। मुझे ऑफकोर्स मुझे मालूम है आपकी बात क्या, आपकी भावनाओं की कदर करता हूं। आप तो फुटवेयर बेचते हैं, आप तो पैर की नाप से दिमाग तक को नाप लेते हैं हुजूर आले। तो आपके इल्म पे मुझे कोई वो नहीं है, बस मुझे एक दो बातें कहनी है, और वो ये है
आपकी इच्छा हो सकती है, आपकी कोई भावना हो सकती है, मैच खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, उस पर भी आपका अपनी एक राय हो सकती है। सारी राय की कद्र है। रूल, हाँ मुझे मालूम है भैया, लेकिन मुझे एक चीज कहनी है, नहीं सुना मेरी बात ध्यान से। मुझे एक, जो भी पीछे से बोल रहा हो, जो आगे से बोल रहा हो, बस एक चीज मुझे कहनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 26 बेगुनाह पहलगाम में शहीद हुए, उनको मैं दिल में रखता हूं, उनको दिलो दिमाग में रखता हूं। मैं कम से कम पर्सनल अपनी बात कह सकता हूं कि मैं नहीं भूला। और ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खेल संबंधों में बहुत सारी चीजें होती हैं, उनका ध्यान रखना पड़ता है, उनके ऊपर नजर रखनी पड़ती है, लेकिन मुझे मालूम है कि देश पीटेगा आज भी पाकिस्तान को, तो पीटेगा और उसमें आनंद भी होगा। लेकिन मैं मुद्दे पे आता हूं, और हाँ जी, नहीं बिल्कुल मुझे भी नहीं चाहिए, हाँ ना मैं बाप हूं, ये मुझे मालूम है। हाँ, अरे हमसे तुमसे मिलकर ही तो बाप बना, तो मुझे मालूम है बाप कौन है। तो लेकिन वो बार बार थोड़ी ना कहा जाता कि मैं बाप, अरे बाप दिखता है दूर से कि मैं बाप, ये मैं बाप के सामने खड़े हैं यार, तो अदब रुको, तो अदब मालूम होता है, तो बाप है, उसको मुझे मालूम है। लेकिन बार बार ये कहूं कि तुम क्या हो, तो मुझे लगता है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बड़ी लड़ाइयां हैं मेरे सामने, हम उन बड़ी लड़ाइयों में लड़ रहे हैं, मुझे बार बार उस तरफ खींच के ले जाना भी नहीं। कहां से आना हुआ हुजूर आपका? हरिद्वार से जी, जाके कल एक डुबकी लगा लेना मेरे नाम से भी। आपके नाम से लगाएंगे, भारत की जीत पे लगाएंगे। हाँ जी, भारत की जीत पे लगाएंगे, जरूर लगाइएगा, भारत की जीत पर भी लगाइएगा। इस देश में अमन हो, सुख चैन हो, और पड़ोसी को अकल आए, इसकी भी एक डुबकी लगाइएगा कि पड़ोसी को अकल आ जाए, जितनी जल्दी आ जाए। ऊपर वाला रहम करे कि उनको भी अकल आ जाए। ठीक है, मुद्दे की बात पे शुरू करता हूं। देश भर में बात है, चर्चा है। प्रधानमंत्री मोदी, एक मिनट रुको भाई, सुनो, दोनों लोग या तो चले जाओ या खड़े रहो, तो इत्मीनान के साथ। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने असम में एक बात कही कि मुझे इतनी ही गालियां देते हैं लोग, मुझे इतने ही, विपक्ष की तरफ इशारा कर रहे हैं, मुझे इतनी ही गालियां देते हैं, मैं भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल लेता हूं। जितनी भी आप गालियां दे, मुझे देते रहिए, लेकिन मुझे एक बात, वही आगे कहते हैं, मुझे एक बात पर गुस्सा भी आता है, और वो ये कि जो कोई जेन्युइन, जो कोई सही व्यक्ति है, उसको भी गाली आप देने लगते हैं। और वो भूपेन हजारिका का, जिनको भारत रत्न दिया गया, उसकी ओर इशारा कर रहे थे। उन्होंने एक सवाल पूछा कि क्या भूपेन हजारिका जी को, स्वर्गीय भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न नहीं देना चाहिए, यह सवाल उन्होंने रखा। बोले आप मुझे गालियां दीजिए, जितनी गालियां देना है मुझे। तो उनके स्टेटमेंट पहले भी हैं कि मैं रोज सवेरे जब उठता हूं तो 2-2.5 किलो 3 किलो गालियां मुझे मिल जाती हैं। तो वो तो बात अलग है, दीगर है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि जहां पे मुझे गुस्सा आता है, जहां मुझे लगता है कि ये नहीं सहना चाहिए, जहां रिएक्ट करना चाहिए, वो ये कि क्या, उन्होंने एक सवाल पूछा कि क्या भूपेन हजारिका को भारत रत्न नहीं देना चाहिए था या देना चाहिए था, ये सवाल उन्होंने रखा। कांग्रेस से बात शुरू करता हूं। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं शिव का भक्त हूं, आप मुझे जितनी गालियां देती है मैं निगल लेता हूं। देखिए, पहले तो प्रधानमंत्री खुद को कहते हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, कभी कहते हैं मैं शिव का भक्त हूँ। कहा नहीं, आज तो मुझे डर था कि कहीं वो बोलते बोलते ये ना बोलते कि मैं ही शिव जी का अवतार हूँ, क्योंकि हमारी भावनाएं जरूर आहत हो जाती है आज अगर वो ऐसा बोलते तो। लेकिन आज मुद्दे की बात करते हैं। देखिए, आज पूरा देश आक्रोशित है, और क्यों आक्रोशित है? क्या ये सिंदूर जो बह रहा था वो इतना ठंडा कैसे हो गया? आज क्यों क्रिकेट खेलना पड़ रहा है? क्यों मजबूरी, ऐसी क्या मजबूरी है? भारतीय जनता पार्टी जवाब दे सकती है? नहीं दे सकती, क्योंकि इनको कोई मतलब नहीं है किसी से। ऐश्वर्या त्रिवेदी सवाल पूछ रही है लगातार, शिवम जो है वो सवाल, कितने लोग जो है इनसे लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जो पहलगाम में आतंकी हमले में जो 26 लोग थे उनको न्याय मिल पाया? आज तक न्याय नहीं मिल पाया। ये तो बार बार कह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, फिर जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, अभी रुका नहीं है, तो टेरर और टॉक, और टेरर और क्रिकेट एक साथ कैसे हो गया है? ये सवाल पूछना है आज हमें। क्या ये पहली बार है ऐसा? नहीं। करगिल के 3 महीने बाद मैं आपसे पूछता हूं कि मैं पूछ रहा हूं सवाल, क्या
सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसी के 2 महीने बाद या 1 महीने बाद, दोनों सर्जिकल स्ट्राइक के मैचेस खेले या नहीं खेले, अंतर्राष्ट्रीय, इन्होंने कहा कि मैं द्विपक्षीय नहीं खेलूंगा, मतलब 1-to-1 मैच में नहीं होगा, हम आप हमारे साथ खेले ना, हम तो आपके साथ नहीं खेलेंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खेलों के कुछ उन्होंने कहा नियम है, कायदे हैं, कानून है, ओलंपिक खेल है, उसके कुछ नियम से कायदे से बंधे हुए हैं। 2011 में मनमोहन सिंह जी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाया था, बगल में बैठे थे, वो आके मैच देखा था उन्होंने। तो बस सवाल यह है कि जब ये स्थितियां ऐसी होती हैं तो क्या इन सवालों पर एक बार बैठ के फैसला करें कि भाई हमें खेलना ही नहीं, चाहे ओलंपिक हो चाहे जो हो, हम नहीं खेलेंगे, हम खत्म, हमें मैच ही नहीं खेलना। बिल्कुल कह देना चाहिए, क्योंकि आप तो यूक्रेन आप इस तरह इस फैसले पे हैं। बिल्कुल, क्योंकि रोक देना चाहिए था, क्योंकि इससे पहले 2008 की बात करें, एशिया कप किसने रोका? रोक दिया गया था। इससे पहले बहुत सारे जो है कि गेम जो है वो कैंसिल किए गए थे। 2008 में एक बार ऐसा हुआ, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ नहीं था। पाकिस्तान खेलने गई थी श्रीलंका एशिया कप में, वह उससे पहले एशिया कप से पहले खेल रही थी वहां पे। जब वो खेल रही थी तो कुछ अंपायरिंग को लेकर विवाद भी हुआ था वहां पे, लेकिन स्थितियां ऐसी थी, उन्होंने इंडिया ने कहा उसके बाद मैं नहीं खेलूंगा वहां पे, वो नहीं गए खेलने। मसला सारा सिक्कों की खनक का है। इनको चीख नहीं सुनाई देती है, ना शुभम त्रिवेदी की पत्नी की चीख सुनाई देती है, ना जो 26 लोगों के माँ बाप जो शहीद हुए हैं किसी की चीख नहीं सुनाई देती। इनको सिर्फ और सिर्फ सिक्कों की खनक, क्योंकि उसमें जैसा इन्वॉल्व है। राइट, मुझे मालूम था कि आप एक जगह लेके आएंगे डिबेट को, और वो डिबेट में आपके लिए लाना मजबूरी है। आपको डिबेट अगर वहां नहीं ले जानी है तो फिर डिबेट में मजा कैसे आएगा, डिबेट पे बात कैसे, इमोशंस पे कैसे बात होगी? ऑफ कोर्स मैंने कहा मेरा एक पक्ष है, जरूर व्यक्तिगत तौर से मेरा एक पक्ष है। मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा शौकीन हूं, मैच पे पूरा ध्यान रखता हूं दुनिया में जहां खेला जा रहा होता, लेकिन हाँ मैं देश को बारे में जानता हूं, देश की स्थितियों और परिस्थितियों में जानता हूं। नमस्ते, क्या नाम है साहब? मेरा नाम सूर्य प्रकाश है। सूर्य प्रकाश जी, क्या काम करते हैं साहब? मैं अभी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ। पढ़ा रहे हैं, तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जी। और सर मैं कभी भी हूँ, आज हिंदी दिवस है। आज हिंदी दिवस है, देखो मैं कैसे भूल गया। यही हो रहा है आजकल, जो काम की बातें वही जिससे हम रोज खाते हैं, जिससे रोज बनाते हैं, जिससे हम अपने परिवार का पेट भरते हैं, वो है हिंदी। और मैं हिंदी दिवस में हिंदी को भूल गया, मैं माफी चाहता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सर, हिंदी दिवस है आज, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर एक भाषा पढ़ें तो दूसरी भाषा भी पढ़ें, दूसरी भाषा पढ़ें तो तीसरी भाषा भी पढ़ें, और हो सके तो आपस में सामंजस्य की स्थिति लाने की कोशिश करें। इससे सर ज्ञान का विस्तार ही होगा। ज्ञान का विस्तार होगा। जी, कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, आप सर जब शुरुआत कर रहे थे इस कार्यक्रम की तो आपने 3 मैजिकल वर्ड कहे, आई लव यू। हाँ, आई लव यू कहा मैंने। तो सर इससे संबंधित 4 पंक्तियां मैं सुनाता हूँ। जी ऑफकोर्स, आप कहिए। आई लव यू के संदर्भ में कहना चाहते हैं? जी। ये जिंदगी मिली है तो हुजूर प्यार कीजिए। क्या बात है, अंदर आ जाइए सर। तरन्नुम में आप तो सुनाते हैं भाई, वाह जी। तरन्नुम उसे कहते हैं, तरन्नुम उसे में 2 तरीके होते हैं, एक ताहत होती है और एक तरन्नुम होती है। ताहत में जैसे हम बात कर रहे हैं आपसे, मतलब उसमें एक रिदम भी ताहत में भी होता है, लेकिन तरन्नुम में यह गले का खेल होता है ना सर? हाँ सर, ध्यान दीजिएगा। ये जिंदगी मिली है तो हुजूर प्यार कीजिए, जो एक बार में ना हो तो बार बार कीजिए। तो एक बार में ना हो तो बार बार कीजिए। क्या बात है। ये जिंदगी मिली है तो हुजूर प्यार कीजिए, जो एक बार में ना हो तो बार बार कीजिए। किसी गली किसी सड़क चौराहे पर ठहर के तुम, किसी गली किसी सड़क चौराहे पर ठहर के तुम, किसी का यार पल 2 पल तो इंतजार की। ये जो संचालक होते हैं मुशायरे के और कवि सम्मेलन के, बड़े चालाक किस्म के लोग होते हैं। कहीं की बात को कहीं तक घुमा के ले जा सकते हैं। बात कहाँ हो रही थी, घुमा दिया वहां, कहाँ ले गया, अब तुम्हारा दिमाग चला गया उधर। मैं मुद्दे पे लौटता हूँ। हुजूर आले नंबर बगैर दिए मत जाना, एक दिन बुलाऊंगा, पूरा कवि सम्मेलन मुशायरा होना है, सामने आ जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ के। जी जनाब आली, बीजेपी नाउ तो बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। जी भैया जी, आज हिंदी दिवस है
और मैंने भी 2 लाइनें लिखी, मैं बता रहा हूं। एक समय आज है, एक समय कल था, एक सोच आज है, एक सोच कल था। अपने मन को देखा तो अमावस्या की रात दिखी, ऐसी रात दिखी जिसमें था सब कुछ, बस एक रोशनी दिखाने वाली की कमी दिखी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जो मणिपुर, असम, नॉर्थ ईस्ट को लेकर जो विलाप करते थे, आज उसी मणिपुर और असम की बात को लेकर मुख्य धारा से जोड़ने का जो दृश्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ये यात्रा में दिखा है, उससे ये सीधा सरोकार रखता है। और ये को मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं, तर्क और तथ्य के साथ ये मैं कह रहा हूं सर। ये बात करते थे कि आज तक क्या मणिपुर नहीं जा रहे, ये बात करते थे आज तक कि नॉर्थ ईस्ट से आप क्या व्यवहार रख रहे। मैं सीधा तौर पे ये पूछना चाहता हूं, भूपेन हजारिका जी को अपमानित किया आपने, भारत रत्न दिया हमने, और उन्होंने बहुत खूब कहा था, निशब्द अपार, दोनों तरफ हाहाकार, गंगा तुम बहती क्यों हो। उन्होंने अपने माध्यम से जब चरितार्थ किया था नॉर्थ ईस्ट के भावनाओं को, देश की भावनाओं को, कांग्रेस आज तक समझ नहीं पाई। ये हम है जनाब जो नॉर्थ ईस्ट के भी दर्द को समझे हैं। जो देखिए, आपके बीच में नहीं बोला था टीना जी, बड़ा जो विषय गंभीर है और दोनों तरफ से भावना का है। मैं सीधे तौर पे पूछता हूं, मणिपुर पे चिल्लाने वाले एक सीधा आंकड़ा पे जवाब दे दे। आज तक क्या आपको ये याद नहीं आई कि मणिपुर में कोई एक मेडिकल कॉलेज भी बनना चाहिए पहाड़ी इलाकों के ओर? किसने बनाया? बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। जिस मणिपुर को लेकर आप चिल्लाते नजर आते हैं, मैं पहला देश का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहीं बना तो मणिपुर में बना। और मैं आपको पूरे फैक्ट के साथ कहता हूं साहब, मणिपुर में एक ऐसी पार्टी ने राजनीति जी जो आग लगाई, और एक ऐसी पार्टी है जो अवसर देती है। तो आग अवसर को बदलने वाला अगर कोई है तो भारतीय जनता। अरे कहाँ चले गए साहब, वो कहाँ गए? तुम तो यार लुका छिपी का भी खेल खेलते हो। आग और पानी पे भी कोई है कि नज्म में नहीं है? सोचो, जब तक ना हो तो दूसरे के पढ़ देना। आज अब लगे कि अपनी ही है, यही जमाना है आजकल। बहुत कंटेंट है ना, तो आग और पानी पे सोचो, क्योंकि अभी आग लगने वाली है थोड़ी देर में। आपका 864 दिन बाद ये मणिपुर गए तो एहसान कर दिया गया देश के ऊपर। सवाल पूछा जाएगा, इतने साल तक, 2.5 साल तक किसका इंतजार कर रहे थे? क्यों नहीं गए मणिपुर? आप सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं के प्रधानमंत्री नहीं है, मणिपुर के भी प्रधानमंत्री है, मणिपुर वासियों के भी प्रधानमंत्री है। आपको 2.5 साल बाद क्यों याद आया? इससे पहले कौन भूमिका निभा रहा था? राहुल गांधी जी आंसू पूछने गए थे, आप क्या कर रहे थे? उन्होंने प्रधान, मैं कहता हूँ इनकी बात पे ध्यान न दीजिए। भूपेन हजारिका को उन्होंने एक सवाल पूछा, भारत रत्न। नहीं, मीडिया को सवाल पूछना चाहिए कि क्या मणिपुर में शांति स्थापित हो गई? आप ये क्या दिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं? 2.5 साल बाद चलेगा। सारा हो गया। मैडम 2 मिनट शांति रखिएगा, आप सुनिएगा जवाब। 2.5 साल में क्यों चल गए? दिन 2014 प्रधानमंत्री के बनने के बाद जब मोदी जी मणिपुर गए थे, उन्होंने 2 लाइन कही थी कि भारत की संस्कृति मणिपुर की अगर संस्कृति नहीं जुड़ती है जनाब तो अधूरी है, और भारत का खेल जब तक मणिपुर का खिलाड़ी नहीं जुड़ता है जनाब तो अधूरा है। और उसको पूरा किया हमने वहां पे ओलंपिक पार्क बनाकर, उसको पूरा किया हमने मेडिकल कॉलेज बनाकर, उसको पूरा किया हमने 7,000 घर बनाकर जो स्थापित हुए थे, और 3,000 करोड़ का अतिरिक्त योजना देकर हमने मणिपुर को संवारा है। और एक बार मैं पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं चले गए? क्यों नहीं चले गए? मैं पूछना चाहता हूँ आपको, मणिपुर, पहलगाम सबकी चिंता है ना। एक सवाल पूछे जनाब, मणिपुर के वो शहीद कौन से थे जिसके पास राहुल गांधी जी मिलने गए थे, जो ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए? नाम बताइए जिसके घर गए हो। हम तो बता देंगे, दीपक टिमका जी के घर हमने संवेदना भी प्रकट की है, उनके साथ पूरा देश खड़ा रहा है। कितने राहुल गांधी गए? राहुल गांधी वहां जाते हैं जहां राजनीति रोटी सेकने का अवसर दिखता है। और मैं बड़े दावे के साथ, बड़े बड़े असंवेदनशील हुए ये इस समय। अब प्रधानमंत्री को उस महिला, रुको, अरे नहीं, ये मोदी नहीं, आराम से। हाँ। प्रधानमंत्री जी को उस महिला के घर भी जाना चाहिए था, जो नग्न करके परेड की गई थी, उस महिला के साथ जो व्यवहार किया गया था। क्या प्रधानमंत्री उनके घर गए? लेकिन इस तरीके आंसू पूछने नहीं जाते, ये सिर्फ जुमलों की बारिश राइट। आज हमारे डिबेट में शामिल हो रहे गुप्ता जी, प्लीज, राजनीतिक विश्लेषक हैं, यहाँ से आगाज करते हैं। जी, आज अभी मेरे भाजपा के जो प्रवक्ता थे, मेरे साथी, वो कह रहे थे कि भाजपा के जो आवाज कम है, कोई बात नहीं, थोड़ा ऑडियो बढ़ा देना भैया। अब अपने घर की चीज है, ऑडियो जब भी कहो तो बढ़ा देंगे, कौन सी बात है। हाँ जी गुप्ता जी, थोड़ा तेज बोलिएगा। हाँ जी। मेरे भाजपा के साथी ने अभी कहा कि क्या कहते हैं, मोदी जी उन लोगों का दर्द पूछने के लिए गए, हमने मणिपुर में ये किया वो किया। मोदी जी वो करते हैं जो अपना किया ही भूल जाते हैं। अगर उनको किसी राज्य में बुलाना है तो उस राज्य में सबसे पहले इलेक्शन होने चाहिए, तब तो मोदी जी वहां जाएंगे, वरना मोदी जी उस राज्य की 5 साल तक कोई सुध नहीं लेंगे। बिहार में 5 साल पहले गए थे, दरभंगा में मेडिकल कॉलेज बनेगा, मोदी की शुगर मिल चलेगी, ना तो शुगर मिल चली ना मेडिकल कॉलेज पड़ा। रही बात, उन्होंने आज कहा कि मैं भगवान शिव का अनन्य भक्त हूं। भगवान शिव का अनन्य भक्त हूं, जहर पी लेता हूं।
क्या भगवान शिव का अनन्य भक्त अमरनाथ यात्रा पे गया? आज मानसरोवर यात्रा 5 साल से बंद है, जो भगवान शिव का सबसे बड़ा धाम है, और मोदी जी के इतने बड़े भक्त होते हुए 5 साल से आज एक आम आदमी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर नहीं जा सकता। आज देश जो पूछना चाहता है कि मोदी जी आपके होते हुए कैलाश मानसरोवर यात्रा क्यों बंद है? क्यों नहीं अभी नहीं शुरू हुई है? अभी पहला जत्था शुरू हुआ था, और पहला जत्था जो शुरू हुआ चीन के थ्रू, उसको शुरू होने में 5 साल लग गए, जबकि ये यात्रा मई से शुरू होती थी, और जो पहला जत्था गया वो जुलाई के लास्ट में 22 जुलाई को जत्था गया। और इस बार भी इतनी असुविधा थी इस यात्रा के अंदर जिसका वर्णन नहीं किया। मैं गुप्ता जी एक सवाल मैं ऑफकोर्स दे देगा जी, वेरी क्विक। मैं बता, एक होता है जिंदगी को रेंग रेंग कर जीना, और एक होता है जिंदगी को आप स्वाभिमान के साथ साथ अपनी संस्कृति को उठा कर जीना। ये हम ही है साहब जो काशी विश्व डोर बनाते हैं, नर्मदा को सुधारते हैं, केदारनाथ को संवारते हैं, और अमरनाथ यात्रा को सुगम करने का प्रयास हम करते हैं। आप तो शांत रहिए। जिन्होंने ये तक कह दिया कि सनातन इक्वल टू राक्षस, HIV भारत, उसके साथ खड़े नजर आ पाते हैं। प्रतीक जी, ये कहते हैं काशी विश्व डोर का बनाया हमने। आज काशी मंदिर के अंदर, अरे ठीक है भैया, मोदी थोड़ा सा डिबेट कर लेंगे यार जी। प्रतीक जी, आज ये कहते हैं कि हमने काशी बाबा का मंदिर बनवाया, अपने भोले बाबा का मंदिर बनवाया, वहाँ पे कॉरिडोर बनवाया। उस कॉरिडोर को बनवाने में कितने हजारों शिवलिंगों को तोड़कर इन्होंने कूड़े के अंदर डाल दिया। वो एक हर हिंदुस्तान की आस्था पे चोट है, और आज उस मंदिर की व्यवस्था संभालती है इजराइल की कंपनी। क्या भारतवर्ष इतना कैपेबल नहीं है कि अपने देश के अंदर ये कहाँ का करके फैक्ट बोलिए भैया। डिबेट एक मिनट गुप्ता जी, आप पहली बार गुप्ता जी एक मिनट। हाँ, ऐसी फितरत के लोगों से डिबेट नहीं करानी चाहिए। खड़े हो जरा। देखो गुप्ता जी, एक रुको गुप्ता जी, एक बात गुप्ता जी देखिएगा, एक बात समझिएगा। मेरी डिबेट में सारे लोग खड़े हों ऐसा नहीं है, कुछ लोग इस डिबेट में आके पूजा पाठ भी करते हैं। बिल्कुल साष्टांग प्रणाम करके बैठे हुए थे नीचे। क्या नाम है आपका? मुरारी लाल। कहाँ से आना हुआ? मैं दिल्ली में रहता हूँ, मथुरा का हूँ। मथुरा के क्या काम करते हैं बेटा? मैं ये प्राइवेट फैक्ट्री में एम्प्लॉई हूँ। प्राइवेट फैक्ट्री में एम्प्लॉय। रुको। हाँ जी बोलिए, क्या बोल रहे थे? मैं ये कहता हूँ जो नेगेटिव बोले उसका डिबेट में नहीं है, उनको भगा देना चाहिए। पॉजिटिव बोले उसको डिबेट में शामिल करना चाहिए। इनकी ये राजनीतिक विश्लेषण कर रहे हैं कि भड़का रहे हैं। देखो, काशी विश्वनाथ का जो, गुप्ता जी कोई बात नहीं, काशी विश्वनाथ मंदिर का जो सारा करता धरता है वो ट्रस्ट के जरिए गवर्नमेंट के उस पर कंट्रोल है यूपी का। अरे रुकिए गुप्ता जी रुकिए। सवाल तो मैं आपसे एक पूछ सकता हूं कि जिनका जनेऊ ऊपर रहता है वो कैसे शिव भक्त होते हैं या नहीं होते? सवाल तो पूछ सकता हूं आपको। देखिए, किसी की भक्ति पे, किसी की श्रद्धा पे, किसी की आस्था पे सवाल उठाने से पहले ये ध्यान रखिएगा कि ये भैया जी के एक प्रोग्राम में तो जरूर पूछा जा सकता है। वेरी क्विक जी, बोलो। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि, एक लाइन पे मैं आता हूं, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये एहसान कर दिया क्या मोदी जी जाकर? ये आपकी सोच है, आप जाते हो देश में का तो मैंने एहसान कर दिया। दूसरी सोच है जो पटना में एम्स देता है, जो देखभर में एम्स देता है, रीगा का चीनी मिल चालू हो गया बिहार में, जिसको आपकी सरकार में बंद कराया गया। गठबंधन की सरकार में बिहार के सारे फैक्ट्री भगा दिए, वो आज रीगा की फैक्ट्री चालू हुई। बिहार SSC का ये नारा लगा रहे हैं। SSC घोटाले में पार्थ चटर्जी पर ED छापा मारी, जेल में गए कई लोग। ये TMC का पाप भाजपा पे देना चाह रहे हैं, ये षड्यंत्र है। लेकिन एक बात देखिए, एक मिनट रुको टीचर, रुको एक मिनट, मेरी बात सुनो। एग्जाम निष्पक्षता के साथ होने चाहिए। मेरी बात सुनोगे? एग्जाम निष्पक्षता के साथ होने चाहिए। नहीं, आप उधर नहीं कहेंगे भाई, एक मिनट को। एग्जाम निष्पक्षता के साथ हो, चाहे कोई एग्जाम हो, कोई इंट्रेंस एग्जाम हो, निष्पक्षता के साथ होना चाहिए। और वो इंश्योर करना चाहिए कि वो 1 टाइम में ही होगा, ठीक से वो 1 टाइम में होगा। लेकिन ये जिम्मेदारी जिस एजेंसी की है, जिस सेंटर की है, लास्ट मोमेंट में अगर वहां परेशानी होती है तो उस सेंटर की जिम्मेदारी है। इस पे कहीं कोई दो राय नहीं। जी मैं आया जी। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। 2 प्रश्न। बिल्कुल, और वो बच्चा परेशान होता, मालूम है क्या ऐसा? रुकिए,
इधर देखिए मेरे, बच्चा साल भर तैयारी करता है, अपना जीवन अर्पण करता है, हवन की तरह लगाता है जिंदगी अपनी, और लास्ट मोमेंट जाए अगर सेंटर में कोई परेशानी हो तो जिम्मेदारी उस एजेंसी की है जो एग्जाम करवा रहा है। जी एक मिनट रुको, मैं समझ गया, तुम्हारी बात समझ गया जी। उसकी सीबीआई इंक्वायरी भी शुरू हो गई है, साथ में कुछ लोग जेल भी गए हैं। आगे मुद्दे पे आओ, तुम मुद्दे पे अब मैं आओ। मुद्दे पे आ रहा हूँ। दो प्रश्न यहाँ उठाए। सवाल उसमें आओ। सुनिए, रही बात जहाँ तक नॉर्थ ईस्ट की है तो भाई रुका यार, मैंने पूछा सवाल है, मैं काहे परेशान कर रहे हो? हाँ जी। रही बात जहाँ तक नॉर्थ ईस्ट की है तो कांग्रेस के शासन में नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट थे उनको एटीएम माना जाता था। वहां से कांग्रेस की केंद्र सरकार पैसा विड्रॉल करती थी, और आज जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो उन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को उन्होंने अष्टलक्ष्मी कहा, क्योंकि वो हमारी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो एक बॉडी है वो थी। वहाँ पर रेनबो के अंदर सिक्किम में पहली बार ट्रेन गई है तो वो भाजपा के शासन में गई है। आपने देखा था जिस प्रकार से असम, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। डिसिप्लिन अगर आपके अंदर नहीं है तो आपको सवाल पूछने का हक नहीं है। फिर आप टीचर हैं। तुम चुप रहो, आराम से। प्रधानमंत्री जी मणिपुर गए। भाई सूर्या, आपको उनसे नहीं, वो भगवान है, वो भगवान है। हाँ इधर है, हाँ। उन्हें दीजिए। प्रधानमंत्री जी आपको दिक्कत होगी, आपको दिक्कत है, मुझे दिक्कत नहीं है उनसे, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है। वो इस देश का उतना ही, वो इस देश का उतना ही नागरिक है जितना आप हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर गए, अच्छा लगा, लेकिन जब 3 मई 2023 में वहाँ पे हिंसा प्रारंभ हुई तो जो प्रचंड हिंसा पूरे देश ने देखी, और उस समय 3 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट के पीठ ने भी कहा था वहाँ पे कि मुख्यमंत्री। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, कहाँ तो गदर काटे थे इतना तुम, लिए तलवार दोनों हाथों में नचा रहे थे ऐसे 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 ऐसे। जब वो मणिपुर गए तो आपने क्या कहा? अब मुद्दा मणिपुर नहीं है। तो क्या जब महिला का अपमान हुआ था तभी अपमान था? मैं अभी उसी लाइन को मैं पूरा कर रहा हूँ। सुनिए, आप अपनी दोहरी बात पर ध्यान रखा करिए। आप ये तलवार एकदम चला रहे हैं देश में कि मणिपुर 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 मणिपुर, और जब मणिपुर गए तो एक बार भी मुंह से नहीं निकला आपके। मैं तो कह रहा हूँ प्रधानमंत्री मणिपुर गए, पूरे के पूरे 28 महीने। प्रधानमंत्री जी 28 महीनों के बाद मणिपुर गए, लेकिन सवाल अभी भी पूछ रहा हूँ, आज 9 फरवरी को मणिपुर। गुप्ता जी यहाँ ये मैं कह रहा हूँ कि 3 मई 2023 से जब घटनाक्रम घटी, एन बीरेन सिंह को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा था कि वहाँ पे संवैधानिक व्यवस्थाएं फेल हो गई है, लेकिन आपने इस साल आके 9 फरवरी को आप राष्ट्रपति शासन लगातार, वो भी तब जब आपको दिखता है कि आप विश्वास। मुझे एक बात बताइए, नॉर्थ ईस्ट तो आप जानते हैं, आप बहुत बड़े यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं, आप यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं, नॉर्थ ईस्ट की स्थितियां तो आपको पता होंगी ना। आज नॉर्थ ईस्ट की स्थितियां भी आपको पता होंगी। वो बैरियर लगते थे, वो बैरियर का भी पता होगा आपको। आज कितना सुगम हुआ है। जो देखिए, आदमी ये मामूली सा आदमी है, मैं डिबेट आप करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? जरीफुल आलम। है? जरीफुल आलम। जरीफुल वाला, ये जो जरीफुल वाला है, आलम। जरीफुल आलम, जरीफुल आलम। ठीक है, कोई भी नाम हो सकता है, इनके माँ बाप ने रखा है जरीफुल आलम या जरीफुल। डिबेट ऐसा करा करिए कि जरीफुल आलम तक ये बात जाए और समझ में आए। नहीं, आप उलझा रहे हो, उलझाओ ना। आ रहा हूं, आई विल गिव यू चांस। भैया जी, नहीं ऐसा नहीं ना, दबाव में तो मैं अपनी पिताजी की ना सुनूं। भैया जी, संगठन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कई दफा नॉर्थ ईस्ट गया हूँ, मिजोरम, नागालैंड, असम का हाफलोंग तक गया हूँ, जहाँ पे शायद ही कांग्रेस कभी देखती भी होगी, वहाँ तक मैं होकर आया हूँ। मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ, ये हमारी ही सरकार है जो मणिपुर को सम्मान दी। अंडमान निकोबार ब्रिज को मणिपुर माउंट ब्रिज देने का नाम किसी ने दिया तो हमारी सरकार ने दिया, और अनेक यूनिवर्सिटी हमने दिया। भैया जी, ऐसा है कि मैं आपको बता रहा हूँ, उनकी दर्द को एक बार सुन लीजिए, एक बार माइक लगा के उनका प्रश्न पूछ लीजिए, और मैं बहुत शालीनता से उनका दर्द दूर करने का प्रयास करूंगा। इससे क्या होगा कि उनकी भी भावना रखी जाएगी और जनता को भी डिबेट में मजा आएगा। देखिए, एक अच्छे डिबेटर की क्या निशानी क्या होती है?
और वो ये होती है कि अगर कोई बार बार कोई चीज चिल्ला के कह रहा है और उसको बोलने में बाकी लोगों को दिक्कत आ रही, रुको बेटा, दिक्कत आ रही है तो वे कह रहा है कि एक बार उनकी बात सुन लीजिए, वो क्या कहना चाहते हैं। अगर मेरे पास वो जवाब पूरा हुआ तो मैं दे दूंगा, और अगर जवाब, रुको, जरी फूल आलम, अभी बनाऊंगा जरी का फूल, और अगर मेरे पूरी फुल नॉलेज में जवाब मालूम होगा तो मैं दे दूंगा, और अगर नहीं हुआ तो मैं अगले दिन दे दूंगा। ठीक है? पब्लिक को ही कह रहे हैं चाचा। क्या नाम है आपका? पुनीत डोगरा। सर मैं पुनीत, क्या काम करते हैं आप? टीचर हूँ मैं, कहाँ पे? फिजिक्स वाला में पढ़ाता हूँ। फिजिक्स वाला में। ठीक है, कितने का फीस है फिजिक्स वाले का? ऐसे शिक्षा व्यापारियों ने बिहार में हर महीने आंदोलन कराया, हर एग्जाम के पहले कोर्ट चले गए। हमारे बच्चों का पास किया हुआ था, मेरिट में था, मेरे घर का बच्चा 6 महीना तक वेट करता रहा। ये अपनी दुकानें तो कि न्यू एडमिशन, न्यू बैच, 30 लोगों का फोटो छापेंगे, 3 लाख लोगों से फीस लेंगे। ये शिक्षा माफिया ही इस देश के एग्जाम के लिए। अब याद कीजिए सारे लोग बैठेंगे, बैठेंगे। मैं पूछ लूंगा। देखिए, आप पूरी तरह से गलत नहीं हैं, लेकिन सुनिए, मेरी बात सुनिए, अमित, अगर किसी को मैंने कहा कि मैं उसकी बात सुनना चाहता हूं तो बात सुन लेते हैं। और कभी बात में दरअसल यही होता है कि सुनने के ऊपर हर बात सुनी जाती है। कहां गए शायर? सुनने पे हर बात सुनी जाती है, बस बात का एक सलीका होता है। आप सलीके से कोई भी बात सुनिए। जब रेसलिंग होगी तब भी आपको बुलाएंगे। नहीं, पढ़ाई की जहां जरूरत है वो तो बुलाएंगे ही, और जहां रेसलिंग की जरूरत है वहां भी बुलाएंगे आपको। तो बात वो वसीम साहब का शेर है। वो कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है, हाँ। ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। ये प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब का शेर है, और आपने दुरुस्त कर दिया। हुजूर अली, हाँ जी बोलिए, क्या नाम है? पुनीत डोगरा जी। जी डोगरा साहब बोलिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर प्रॉब्लम नहीं है एडिक्यूटी में, तो ये लोग पेपर एनालिसिस को बंद करा रहे हैं। चलो हमने समझ लिया, ये कह रहे हैं पेपर डिस्कशन भी नहीं होगा, उस पर भी जेल है 3 से 5 साल की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मत कराओ। अगर मैं चोर नहीं हूँ तो मुझे प्रॉब्लम क्या है? पेपर दिखाने में, बताने में। टीचर ही तो बता पाएगा ना कि क्वेश्चन गलत है सही। और गलत क्वेश्चन को पूछ लो तो 100 रुपए पैसे चाहिए एक क्वेश्चन पे। और अगर बच्चे धरना प्रदर्शन कौन से एग्जाम की बात कर रहे हो? सारे लोगों को समझ, एसएससी के एग्जाम, एसएससी के एग्जाम। ठीक है, जो हालात हैं देश में सबको पता है। मतलब बीजेपी को ये भी सोचना चाहिए कि भाई जीत भी नहीं पाओगे तुम इन नागरिकों की वजह से। ये एसएससी। सर एक मिनट, मैंने एक मिनट, यू गो बैक। गुरुजी, एक बात ध्यान रखना, हमने आपको क्लास में टीचर के तौर पे बुलाया है, पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं बुलाया है। तो आप ये जब ये कहने लगता है कि तुम जीत भी नहीं, अरे तुमने क्या कोई स्टैंप मोहर लगा के इनको जितवाया था या हरवाया था? और अगर ये कर सकते हो तो फिर बताओ हमको। इस सवाल का जवाब ले लीजिए। बस खत्म हो गई बात। ठीक, जवाब देने से पहले इनको पहले पानी का बोतल देना चाहूंगा। ठीक। भैया जी, देश ने वो भी शिक्षा मॉडल देखा था जहां पर एग्जाम से पहले पैसे लेकर नौकरी फिक्स कर दिया जाता था। देश एक भी शिक्षा मॉडल, हाँ, हमारे जमाने में भी देखा है जहां कमियां होकर पेपर लीक हुई है, और जिम्मेदारी के साथ मैं खड़े होकर स्वीकारता हूं। लेकिन दिक्कत क्या है ये बताता हूं। अगर कुछ कमियां हमारे कार्यकाल में हुई है, और बड़े विनम्रता के साथ मैं कह रहा हूं कि उसे हम सुधारेंगे, सशक्त बनाएंगे, सशक्त बनाया भी है, देश की बुरी स्थिति को देश की अच्छी स्थिति में बदला भी है। लेकिन अगर किसी भी आंदोलन के माध्यम से, चाहे वो आंदोलन, कुतर्क नहीं, तुम जो कह रहे थे, हम तुमसे पलट के सवाल पूछते कि भैया इस देश में नौकरी के बदले जमीन तक ली गई है, तो क्या कहोगे तुम फिर? इस देश में, अगर इस देश में समस्याएं उठती है, सरकार उनकी सुनेगी, और जिम्मेदारी से मैं कहता हूं इनका नंबर भी अभी लेकर जाऊंगा। मैं एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि अगर आप एग्जाम करवाते हैं तो एग्जाम निष्पक्षता के साथ होने चाहिए, ईमानदारी के साथ होने चाहिए, और वो रिफ्लेक्ट होने चाहिए। मैं 5 सेकंड में रुका,
भैया जी 5 सेकंड, बस 5 सेकंड लूंगा, उसके बाद आप बाकी पैनलिस्टों के पास चले जाइए। भैया जी 5 सेकंड सुनिएगा। अगर इस देश में आवाज उठाने के नाम पर कभी आंदोलनजीवी खेल के खिलाड़ी बनेंगे, कभी किसान बनेंगे, कभी शिक्षा मॉडल में आएंगे, तो उनको फिर उस रूप से देखेंगे, शिक्षकों और छात्रों के साथ सदैव खड़ा रहेंगे। राइट। मैंने, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, तरह तरह के लोग आते हैं और बहुत सारे सवाल लेके भी आ जाते हैं, लेकिन जो समाज से जुड़े सवाल बड़े हैं, युवा का सवाल है, युवा के एग्जाम का सवाल है, वो सवाल जरूर लेना चाहिए और मैंने ले लिया जी। लेकिन मैं बहस पे लौटता हूं और जहां से बात, देखिए आप जीत गए, लेकिन ठीक है, मुझे मालूम है, मैंने कुछ, एक मिनट सुनिए, मैं आ रहा हूं तुम्हारे कहने से, लेकिन मुझे एक बात पे और भी कहना है। सुनो, ज्यादा बहादुर बनने की कोशिश नहीं, लेकिन मुझे एक बात पे और भी कहना है। क्लास में पढ़ाई नहीं, कोचिंग में पूरी पढ़ाई है। क्लास में पढ़ाई नहीं, कोचिंग में पूरी पढ़ाई है। कोचिंग में स्कूल और कोचिंग की फीस कहां से आई है? स्कूल से आई है। कोचिंग की फीस स्कूल से आई है। अरे रुको जी, नहीं, जब भी इनसे सवाल पूछो तो ये जुमलों की बारिश कर देते बिहार हैं, जुमलों की बारिश कर देते हैं। इनसे युवा नौकरी मांगेंगे तो लाठी डंडा चला देंगे और फिर ये याद करेंगे 1947 में ये हुआ था। अरे वर्तमान की बात करिए ना, 2047 का क्या सपना दिखा रहे? आज आपसे युवा वर्तमान के सवाल पूछ रहे हैं, आप 2047 का सपना क्यों दे रहे हैं? आप जो है पानी की बोतल दे रहे हैं, इसी तरीके से आप सिर्फ जुमला दे रहे हैं। आप उस समस्या का समाधान उसी वक्त क्यों नहीं करते? क्यों आप लाठी डंडा देते हैं अपने बच्चों? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, देश को चलाने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ सत्ता पक्ष की है कि विपक्ष की भी है? विपक्ष की भी है। सवाल ये है कि अगर सवाल ये है कि सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष की भी है, तो सवाल आपसे है कि आप संसद के अंदर बाइकआउट क्यों करते हैं? सवाल ये भी है आपसे। आइए, आप उसका सवाल क्यों नहीं पूछते? राहुल जी ने सवाल पूछा, एसएससी के छात्रों के लिए सवाल पूछा, नीट के छात्रों के लिए सवाल पूछा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने मैं आपसे नहीं, हम लोग बस जो सरकार में है वो समाधान नहीं करना चाहते। राहुल जी का बड़ी इज्जत है, लीडर ऑफ अपोजिशन, लेकिन सवाल कुछ ऐसे हैं कि जिस पे सवाल हैं, जिस पे विपक्ष जानना चाहता है। आपसे अगर ये पूछा जाए कि सवाल तो प्रमुख ये था कि एसएससी की परीक्षा और उस पर सवाल होना चाहिए था, लेकिन आप ट्वीट क्या कर रही थी? आप ट्वीट कर रही थी कि प्रधानमंत्री को सपना आता है और सपने में माता जी आती हैं। आप तो ये ट्वीट कर रही थी जी। अब मीडिया से मेरी विनती है, अब आई मीडिया। हाँ, ना, मैं आ गया, अब आया। एक मिनट, ना, अब मुझे मालूम था कि अभी थोड़ी देर में मीडिया आएगा। आप करो खिलवाड़ और दोष लगाओ मीडिया में। बहस हो देश में गाली पर और युवा का रोजगार पूछोगे आप। ये कौन सा न्याय है भाई? लीडर ऑफ अपोजिशन हो चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे लीडर हो अपोजिशन, दोनों से सवाल है। मजाक बंद करिए, मुद्दे पे आइए जी। देखिए प्रतीक जी, बात यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की फिर दोबारा से मैं लेके आता हूँ। भारत रत्न नॉर्थ ईस्ट के अंदर जब भूपेश हजारिका जी को मिला, उससे पहले अब नहीं, अब अल्लाह नहीं, अब मैंने बात करी। उससे पहले तक कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि नॉर्थ ईस्ट की इतनी महान विभूति को भारत के सर्वोच्च जो सम्मान है उससे सम्मानित किया जाएगा। एक बात और, मैंने शुरुआत में ही एटीएम की और अष्टलक्ष्मी की बात की। सिक्किम के अंदर जो ट्रेन का स्टेशन रैंगपो बन रहा है, ये ऐसे ही नहीं बन गया। आज जैसा कि आपने भी याद कराया, चाहे वो नागालैंड, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, उनमें जिस प्रकार बैरिकेडिंग होती थी, दंगे होते थे, रोजमर्रा की जो चीजें थी वो पहुंचने में 2-2 महीने लग जाते थे। क्या आज नॉर्थ ईस्ट में ऐसा
2051 में नॉर्थ ईस्ट के लिए नरसिम्हा राव पॉलिसी लेके, लुक पॉलिसी लेके आए थे। वो उसी समय आसियान को भारत के साथ जोड़ने के लिए उन्होंने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट मुख्य दरवाजा होगा, और इसको तमाम कांग्रेस की सरकारें, वाजपेयी जी की सरकारें, उसी समय से कांग्रेस ने इसको मुख्य मुद्दा बना के रखे हुए रहे, और आज ये कह रहे कि नहीं, अभी अचानक से आंखें खुली है। ये आप भी जानते हैं अच्छी तरह से। एक एक्ट कांग्रेस ने बनाया, कानून बनाया, IMDT एक्ट, पूरे नॉर्थ ईस्ट के डेमोग्राफी को बदल दिया गया। अगर मुझे पता है और शक है कि कोई बांग्लादेशी मेरे घर पे घुस गया है, तो ये मुझे साबित करना पड़ेगा। ये एक्ट 1983 में कांग्रेस पार्टी ने बना के दिया। कोई पुलिस वाला किसी बांग्लादेशी को पकड़ नहीं सकता था, उसे बांग्लादेश जाके सबूत लाना पड़ता, जिसको ABVP के ही हमारे छात्र नेता ने जाके सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी, सर्बानंद सोनोवाल ने, और ये कोर्ट को इलीगल करार दिया गया। पूरे नॉर्थ ईस्ट को बर्बाद करने के लिए 1983 में IMDT एक्ट बना करके कांग्रेस पार्टी ने इधर आइए गुप्ता जी। और डिबेट में मेरा तो सिर और पैर होता भी नहीं मेरी डिबेट में। अब मैं कहीं से सोच के चलूं, मैंने शुरू करा कहां से, मैच से, हिंदी दिवस आ गया, फिर हिंदी दिवस से फिर SSC एग्जाम आ गया, फिर आसाम आ गया। कहां से हैं आप? कहां से हैं? आसाम से। क्या नाम है आपका? प्रेमलता। जी प्रेमलता जी, आगे आइए, बोलिए। आज तो प्रधानमंत्री थे वहाँ पे। पहले थे ही वो तरुण गोगोई थे कांग्रेस का। मैंने कह रहा हूँ प्रधानमंत्री थे। हाँ, जी। तो वो बहुत अत्याचार करवाए थे। क्या? बहुत अत्याचार हुआ था उनके राज्य में। किस में? किस? कांग्रेस के राज्य में। कांग्रेस के राज्य में? हाँ, उसी समय बिहारी लोग को भगाया गया था आसाम से। आसाम से, और उस समय बांग्लादेशी आके घुस गया। जब बंगाली आप असम में कहाँ से हैं? हम लास्ट बॉर्डर डिब्रूगढ़ से। डिब्रूगढ़ से। क्या नाम बताया आपने? प्रेमलता। प्रेमलता जी। प्रेमलता जी असम से हैं। इनका कहना है कि कांग्रेस के समय में असम में बहुत परेशानियां हुई और बहुत सारे बिहारियों को छोड़ के जाना पड़ा। ये आपका वर्जन है जी, ठीक है। ये वहां की रहने वाली हैं, डिब्रूगढ़ की। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। आज तो एक कवि भी मुझे मिले, बहुत बहुत शुक्रिया। भीड़ से कुछ आज और सुनाएंगे कुछ? सर आप आदेश करिए। अरे मैं आदेश क्या करूं, मेरा तो पूरा मन है कि पूरा मुकम्मल मुशायरा हो जाए आज। लेकिन बड़े खाली समय में आए हो तुम भी, हैं? लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है। कोई नज्म हो सुनाने के लिए तो सुना दो आके। इधर आ जाओ, मेरे पास कोई नज्म है? हाँ जी सुनाइए। क्या है, काहे पे है नज्म? सर वो बेटियों पर है रचना। बेटियों पर है? अगर आपकी इजाजत हो तो बेटियों पर सुन ले, नज्म सुन ले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर आज के दिन पूर्वांचल में सर माताएं व्रत रखती हैं। आज पूर्वांचल में माताएं, हाँ, जुतिया होती है, बिहार में भी है और पूर्वांचल पे भी होती है संतान के लिए। जी सर जी। तो आइए कविता आपको सुनाता हूँ। जी बस, स्वागत है। क्यों जहां में सताई गई बेटियां, घर में कितना दबाई गई बेटियां, राह में देख हरकत दरिंदों की सुन, राह में देख हरकत दरिंदों की सुन, सबसे हर पल छुपाई गई बेटियां, सबसे हर पल छुपाई गई बेटियां, थूकता हूँ हो ऐसी व्यवस्था जहाँ, थूकता हूँ हो ऐसी व्यवस्था जहाँ, दिन दहाड़े उठाई गई बेटियां। आज इसी भीड़ में मौजूद थे, कोई रचना जबरदस्त है इनके पास। ये प्रोफेसर हैं और पढ़ाते हैं। हिंदी पढ़ा, हिंदी ही पढ़ाते हैं। आज हिंदी दिवस भी है। मैं आपका बहुत दिल से सम्मान करता हूं सर। अंतिम पंक्ति रह गई। मैं जरूर सुना दीजिए। कविता की अंतिम पंक्ति रह जाए तो कवि हमेशा तड़पता रहता है एकदम से, तो सुनना जरूरी होता है। उसी में वो सब कुछ कहना चाहता है। जी सर, मैंने सर इस कविता को लिखा है तो सर माताओं को, बहनों को अपने देखा है, उसके बाद सर मैं समझ गया, उस पीड़ा से गुजरे हैं। सर जी कि ना तो घर में है सुख ना ही ससुराल में, ना ही घर में है सुख ना ही ससुराल में।